हेलो एंड वेलकम टू classes.vinitachauhan.com अगेन। कल हम लोग केवल आपके 7 ही क्वेश्चन कर पाए, लेकिन हमने 7 क्वेश्चन से काफी सारी जानकारियां इकट्ठी की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। तो चलिए बच्चों, आज आपका जो ये वाला 7वां क्वेश्चन है, लिस्टा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा उपलब्ध है। तो आप कमेंट कर रहे हैं कि एब्सको हॉट। देखो बच्चों, एब्सको हॉट जो है, मैंने इसको देखा तभी मैं फिर अब आपके सामने आई हूं। देखो बच्चों, जो एब्सको हॉट है, इसका पब्लिशर तो बिल्कुल ये पूरा किसके द्वारा उपलब्ध है। प्रकाशन नहीं पूछा, मैंने आपको प्रकाशन बोल दिया, ये पूछ रहा है किसके द्वारा उपलब्ध है। तो इसका प्रकाशक जो है, पब्लिशर तो एब्सको हॉट ही है। ठीक है, अगर इस पब्लिशर आए तो वो एब्सको हॉट ही होगा। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, ये पूछ रहा है उपलब्ध है, तो जो प्रोक्विस्ट एक क्या है, 1938 में टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कंपनी है, वो बहुत सारे डेटाबेस का कलेक्शन करती है और हमें उपलब्ध कराती है, जिसमें जर्नल्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, इंडेक्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आदि होते हैं। अब ये प्रोक्विस्ट जो है, लिस्टा का तो नहीं पर लीजा, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। लिस्टा है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट, इसमें टी इज फॉर टेक्नोलॉजी। यह है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। ये कहां से प्रकाशित हो रहा है? 1969 से। जब लिस्टा आया तो लीजा भी हम देख लेते हैं। जब ये प्रकाशित होना शुरू हुआ था तो इसको कौन प्रकाशित कर रहा था? लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। 1991 से लीजा का प्रकाशन ले लिया है बॉकर एंड सॉर ने। आर बॉकर जो कंपनी है, बॉकर एंड सॉर, इसका पूरा जो है उसने ले लिया है। बॉकर एंड सॉर ने इसका पब्लिकेशन शुरू कर दिया है 1991 से। और ये किस पर उपलब्ध है? प्रोक्विस्ट पर। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूं। अभी ये वेबसाइट में लिस्टा प्रोक्विस्ट पर उपलब्ध है कि नहीं, ये नहीं मिला है मुझे, बट लीजा इज अवेलेबल ऑन प्रोक्विस्ट। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है, वो आपका उपलब्ध है प्रोक्विस्ट पर। पब्लिशर जब 1969 में था लाइब्रेरी एसोसिएशन, और 1991 से हो गया बोकर एंड सोर। तो आपका, अब आप ये बोलोगे, अगर ये पूछा जाए लीजा किस पर उपलब्ध है, तो आंसर होगा प्रोक्विस्ट। पब्लिशर कौन है? तो बॉकर एंड सोर। ओरिजिनली पब्लिशर कौन था? लाइब्रेरी एसोसिएशन, या यूके का लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1877 में हुई थी। तो ये इस तरीके से कंफ्यूजन है। हाँ, लेकिन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट का प्रकाशक नो डाउट एब्सको हॉट है, बट ये उपलब्ध है प्रोक्विस्ट पर या नहीं है? प्रोक्विस्ट की लिस्ट में इसका नाम नहीं है, तो अभी तो हम उपलब्ध वाली बात कर रहे हैं। तो इसमें आंसर जो है, जो आंसर ये एग्जाम का क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आंसर माना गया वो प्रोक्विस्ट ही है। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं बच्चों, नेक्स्ट है पद इंफॉर्मेशन लिटरेसी को पॉल जुरोकोवस्की ने किस वर्ष गढ़ा था? सूचना साक्षरता। इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मतलब क्या होता है? सूचना साक्षरता। अब ये सूचना साक्षरता को जुरोकोवस्की ने किस वर्ष गढ़ा था? ये प्रश्न हमारे सामने आ रहा है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ, 1974 में पॉल जी जुरोकोवस्की नेशनल कमीशन ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। उन्होंने 1974 में 1974 में पॉल जी जुरोकोवस्की ने इस शब्द को नेशनल कमीशन में ही प्रस्तुत किया था। इसको नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन साइंस की रिपोर्ट में ही पॉल जी जुरोकोवस्की ने इस शब्द को शुरू किया था या प्रस्तुत किया था। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, आपका एक इससे पहले वाली वीडियो में कमेंट आया था कि सूचना किसका परिवर्धित रूप है या सूचना साक्षरता किसका परिवर्धित रूप है। बहुत सारी चीजें आप पूछ रहे थे, तो बच्चों अब आप नोट डाउन करिए। तो आंसर इंफॉर्मेशन लिटरेसी 1974 में। हम आते हैं सबसे पहले आपका
सॉरी 1875 1875-76 के लगभग सैम्यूल स्वेट ग्रीन ने किस शब्द का निर्माण किया था बच्चों? सैम्यूल स्वेट ग्रीन किसका निर्माण किया था? कमेंट बॉक्स में लिखिए। रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस या संदर्भ सेवा की शुरुआत की गई थी पॉल जी जुरोकोवास्की के द्वारा। कहां? सॉरी, सैम्यूल स्वेट ग्रीन के द्वारा कहां की गई थी बच्चों? यूएसए में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपकी सबसे पहले क्या शब्द आया? हमारा शब्द आया सबसे पहले रेफरेंस सर्विस। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। आपका जो शब्द आया था वो था डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन शब्द को पॉल ऑटलेट ने बनाया था। नेक्स्ट आया आपका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का निर्माण किसने किया था? पॉल ऑटलेट। उसके बाद आया आपका इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन शब्द आया लगभग 1959, कहीं 59 दिया है, कहीं 60 दिया है बच्चों। ठीक है, इंफॉर्मेशन के बाद फिर आया आपका इंफॉर्मेशन साइंस, सूचना विज्ञान। 1964 में आया इंफॉर्मेशन साइंस, और ये किसने बनाया था? पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने, पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय ने इंफॉर्मेशन साइंस बनाया। 1966 में विलियम जे मार्टिन ने सूचना समाज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, सूचना समाज आया 1966 में, और किसने बनाया? विलियम जे मार्टिन ने। विलियम जे मार्टिन ने सूचना समाज शब्द का निर्माण किया। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद में 1964 के बाद 1966 में आ गया सूचना समाज। अब 1974 में आया इंफॉर्मेशन लिटरेसी या सूचना साक्षरता। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि आपका सबसे पहले जैसे संदर्भ सेवा किसका परिवर्धित रूप है या सूचना किसका परिवर्धित रूप है? प्रलेखन का। सबसे पहले क्या आया? संदर्भ सेवा, फिर प्रलेखन, फिर सूचना विज्ञान, फिर सूचना समाज, फिर उसके बाद में सूचना साक्षरता। तो इस तरीके से आपके जो बाकी ये जो है बाकी भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस अध्यक्ष दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। 12 अगस्त को क्या होता है? डॉक्टर रंगनाथन का जन्मदिन। रंगनाथन क्या थे? पुस्तकालय अध्यक्ष। ठीक है, तो रंगनाथन के जन्मदिन को क्या मनाओगे आप? पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस ही मनाओगे। रंगनाथन थे लाइब्रेरियन, तो रंगनाथन के जन्मदिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस के रूप में। कब से मनाया जा रहा है? 1984 से। कौन ने मनाना शुरू किया है? ILA ने। अब अगर यहाँ राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस होता, नेशनल लाइब्रेरी डे होता, तो कब आता है नेशनल लाइब्रेरी डे? 14 नवंबर। और कब से मनाया जा रहा है? 1968 से इंडिया में। अगर होता राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह, अगर होता नेशनल पुस्तकालय या लाइब्रेरी वीक, राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह अगर होता आपका, तो होता 14 से 20 नवंबर। ठीक है बच्चों, तो ये और यूएसए में ये मनाया जा रहा है 1961 से। हमारे यहाँ 1968 से, और यूएसए में कब से मनाया जा रहा है लाइब्रेरी डे? 1961 से। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये हमारा 68 इंडिया एंड 61 यूएसए, और 14 से 20 नवंबर को राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर्स का अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के द्वारा।
नेशनल ट्रांसलेशन मिशन जो है वो नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर्स का अनुरक्षण करता है या उसको मेंटेन करता है। अब ये नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर्स में क्या क्या होता है, जितने भी राष्ट्रीय स्तर के ट्रांसलेटर्स हैं उनका नाम, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उनके कॉन्टेक्ट नंबर, जिससे कि आप उनसे कॉन्टेक्ट कर जो भी आपकी अनुवाद से संबंधित क्वेरी है उसको पता कर सकें। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है, संचय क्षमता की कैपेसिटी के आधार पर आप इनको अरेंज करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं केबी, एमबी, जीबी एंड टीबी। किलोबाइट, अब मेगाबाइट में 1000, अगर हम ये बात करते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है कंप्यूटर का, अगर इसमें बात करते हैं तो मेगाबाइट में होता है 1024 केबी, गीगाबाइट में होंगे 1024 एमबी और इसमें होंगे 1024 टीबी। इसके आगे भी संचय क्षमता होती है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको डिस्कस करती हूँ। ऐसा रंगनाथन ने मोबाइल पुस्तकालय, ये भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मोबाइल पुस्तकालय के लिए उन्होंने यूज किया था लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। क्या यूज किया था? पहियों पर पुस्तकालय, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। ये किसके लिए यूज किया है? मोबाइल पुस्तकालय के लिए। एक और भी रंगनाथन ने शब्द यूज किया है, रंगनाथन ने बुक मोबाइल के लिए, ये मेरे से कमेंट में पूछा और मैंने बोला है कि आपको आगे वीडियो बना रही हूं मैं, बुक मोबाइल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो बुक मोबाइल के लिए उन्होंने यूज किया है लिब्राशीन, एंड मोबाइल लाइब्रेरी के लिए यूज किया है लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। मोबाइल पुस्तकालय के लिए लाइब्रेरी ऑन व्हील्स और बुक मोबाइल के लिए लिब्राशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय की आउटरीच सेवा का कौन सा उद्देश्य? आउटरीच मतलब जो उसकी रीच है उससे आउट जा रहा है पुस्तकालय, यानी प्रसार सेवा की बात कर रहे हैं। ये पुस्तकालय की जो रीच है, जो लिमिट है, उससे बाहर जाके सेवा प्रदान कर रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या नहीं है? अगर मेरी लाइब्रेरी और मैं लाइब्रेरी के बाहर जाके सेवा दे रही हूँ तो मेरा उद्देश्य सामान्य रूप से अवस्थित स्थानों के अलावा, मेरी लाइब्रेरी में जो पाठक नहीं आ रहे उसके अलावा मैं बाहर जाके सेवा दूंगी, बिल्कुल है। मैं बाहर जाऊंगी तो नए जो भी मेरे पाठक है, उपभोक्ताएं हैं, उनको आकर्षित करूंगी, बिल्कुल ये मेरा मोटो है, ये मेरा उद्देश्य है। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो मेरी लाइब्रेरी में नहीं आ पा रहे, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित लोग हैं, उनको मैं लक्ष्य करूंगी, उनका मेरा टारगेट है, वो मेरा लक्षित समूह है कि उनको भी किताबें मिले, बिल्कुल है। नियमित उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने की मंशा नहीं है, उसके लिए मुझे आउटरीच, बाहर जाने की, मेरी जो रीच है उससे आउट होने की, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पाठकों को वहीं पर अपनी लाइब्रेरी में ही आकर्षित करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज लागू कर सकती हूँ। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज डी। चलिए बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। फैक्ट्स ऑन फाइल का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? फैक्ट्स ऑन फाइल का प्रकाशन किया जाता है एच.डब्ल्यू. विल्सन के द्वारा। ये एच.डब्ल्यू. विल्सन, इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे फैक्ट्स ऑन फाइल पे पूछे जा सकते हैं? ये फैक्ट्स ऑन फाइल क्या है? तो बच्चों ये है वीकली डाइजेस्ट, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? वीकली। और ये क्या है? वीकली। ये भी पूछा जाता है कि फैक्ट्स ऑन फाइल है और आंसर होता है वीकली डाइजेस्ट है, ठीक है। और कहाँ की है ये? वर्ल्ड की। ये पूरी विश्व की जो वीकली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसकी जानकारी देती है। अब इसका एक क्यूमुलेटिव इंडेक्स भी प्रकाशित होता है और वो क्यूमुलेटिव इंडेक्स की पीरियोडिसिटी क्या है? वार्षिक। फैक्ट्स ऑन फाइल विद क्यूमुलेटिव इंडेक्स, ये जो क्यूमुलेटिव इंडेक्स है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ईयरली। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। टीसीसी संस्करण 5 का भाग जे किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों। भाग जे किससे संबंधित है? इसके लिए मैं आपको समझाती हूँ। आप एक कॉपी पेन निकाल लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक मैंने ये कराया नहीं है। आपकी कई बार क्वेरी आई कि आप मैडम सीसीसी के जितने भी चैप्टर हैं उन पर क्वेश्चन कराइए, क्योंकि क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए, अब आपका एग्जाम भी है तो हम सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सीसीसी का भाग जे किससे संबंधित है। तो रेंडरिंग ऑफ नेम या नामों का अभिकल्पन,
यानी आंसर क्या आएगा आपका सी। सबसे पहले आंसर नोट कर लीजिए। भाग जे क्या है, नामों का अभिकल्पन से संबंधित। अब कॉपी पेन निकाल लीजिए बच्चों, बिल्कुल आलस नहीं करना। सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा ये। चलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ CCCC के क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के सभी अध्यायों की जानकारी दे रही हूँ कि कौन सा अध्याय किससे संबंधित है। सबसे पहले लिखिए अध्याय ए, नोट डाउन करते जाइए बच्चों। अध्याय ए किससे संबंधित है? अध्याय ए संबंधित है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि क्या हो गया, परिचय। इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा बट ये इंपॉर्टेंट है। अध्याय बी संबंधित है आपका कैनन ऑफ कैटलॉगिंग। कैनन ऑफ कैटलॉगिंग। जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए मैं हिंदी भी बोलती जाऊंगी साथ साथ में। अध्याय ए संबंधित है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। अध्याय बी संबंधित है कैनन ऑफ कैटलॉगिंग यानी सूचीकरण के उपसूत्र। अध्याय सी संबंधित है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स यानी आदर्शक सिद्धांत। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स यानी कि क्या है बच्चों, आपके आदर्शक सिद्धांत। अध्याय डी, आ जाइए अध्याय डी पे, इवैल्यूएशन ऑफ कैटलॉग यानी कि सूची का मूल्यांकन। इवैल्यूएशन ऑफ कैटलॉग यानी कि सूची का मूल्यांकन। अध्याय ई किससे संबंधित है? रिकॉर्डिंग यानी कि रिकॉर्डिंग को क्या कहेंगे हम, रिकॉर्डिंग ही है, रिकॉर्डिंग से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अध्याय एफ है, वो है टर्मिनोलॉजी या शब्दावली से। टर्मिनोलॉजी या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्दावली से। ठीक है। अध्याय जी किससे संबंधित है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑथरशिप यानी कि लेखकीय द्वंद्व। इसकी हिंदी ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑथरशिप यानी कि लेखकीय द्वंद्व। ठीक है। अध्याय एच किससे संबंधित है? बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक न्यू स्लाइड ले लेती हूं। अध्याय एच किससे संबंधित है? अध्याय एच संबंधित है आपका नेम ऑफ पर्सन। ये जो आपको दिख रहा है ना, नेम व्यक्ति नाम, इससे संबंधित कौन सा अध्याय है? अध्याय एच। तो अध्याय एच किससे संबंधित है? नेम ऑफ पर्सन। नोट डाउन करते जाइए, व्यक्ति नाम, नेम ऑफ पर्सन। बच्चों इसको लाइटली नहीं लेना, ये क्वेश्चन आता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप इसके लिए परेशान हो रहे थे, मिल नहीं रहा था। अध्याय जे किससे संबंधित है? यही तो क्वेश्चन आया हमारा, रेंडरिंग ऑफ नेम या नामों का उपकल्पन। इसको बोलते हैं रेंडरिंग ऑफ नेम। हिंदी में भी साथ साथ बोल रही हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में। नामों का उपकल्पन। अध्याय के किससे संबंधित है? क्लास इंडेक्स एंट्री या वर्ग निर्देश प्रविष्टि। क्लास इंडेक्स एंट्री या वर्ग निर्देश प्रविष्टि। अध्याय एल किससे संबंधित है? क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री या क्या बोलेंगे, नामांतर निर्देश प्रविष्टि। जे के एल तक हम आ गए हैं। अध्याय एम किससे संबंधित है? सिंगल वॉल्यूम बुक। यदि मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी में कि एक सिंगल वॉल्यूम की बुक आ रही है तो उसके नियम किसमें दिए हैं? अध्याय एम में। ठीक है। अध्याय एम के बाद अध्याय एन मल्टी वॉल्यूम। अगर आपको डीडीसी की एंट्री बनानी है तो कौन सा अध्याय पढ़ोगे? एन। और अगर आपको सीसी की एंट्री बनानी है कोलन क्लासिफिकेशन की तो कौन सा अध्याय पढ़ोगे? अध्याय एम। सिंगल वॉल्यूम के लिए एम और डबल वॉल्यूम के लिए एन। ठीक है बच्चों, एम एन हम पहुंच गए हैं। अब हम आ गए हैं अध्याय पी पर।
अध्याय पी किससे संबंधित है? अध्याय पी संबंधित है आपका पीरियोडिकल। ये मैं आपको क्लास में बताती भी थी कि सीसीसी में पीरियोडिकल से संबंधित एंट्री भी दी गई है। सामयिक प्रकाशनों को कैसे आप सूची बनाएंगे वो दिया है अध्याय पी में, पी से पी। क्यू में क्या है? क्यू में है यूनियन कैटलॉग ऑफ बुक। ये भी मैं आपको बताती थी कि संघ सूची के नियम भी दिए गए हैं। तो यूनियन कैटलॉग ऑफ बुक किसमें दिया है? अध्याय क्यू में, ठीक है। और अध्याय आर में क्या दिया है बच्चों? यूनियन कैटलॉग ऑफ पीरियोडिकल। यानी यदि आपको सामयिक प्रकाशनों की संघ सूची बनानी है तो किसमें लोगे? अध्याय आर में। अध्याय एस है नेशनल बिब्लियोग्राफी। ये भी मैंने आपको पढ़ाया कि नेशनल राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के नियम भी दिए हैं, ठीक है। लेकिन किस अध्याय में दिया है? अध्याय एस में। पूछा ये जा सकता है आपसे कि किस अध्याय में दिया है, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग के नियम भी दिए हैं, यानी कि सारकरण और अनुक्रमणीकरण की सूची कैसे बनाओगे। तो अध्याय टी किससे संबंधित है? इंडेक्सिंग से। और अध्याय यू किससे संबंधित है बच्चों? एब्स्ट्रैक्टिंग से। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, अनुक्रमणीकरण, सारकरण। अध्याय टी इंडेक्सिंग यानी अनुक्रमणीकरण, अध्याय यू एब्स्ट्रैक्टिंग यानी सारकरण से संबंधित। अब बच्चों इंपॉर्टेंट अध्याय आ गया अध्याय वी। अध्याय वी किससे संबंधित है? ठीक है, अध्याय वी संबंधित है इनकुन-बुला। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकुन-बुला। ये भी पूछते हैं। इनकुन-बुला का मतलब है 1500 एडी से पहले प्रकाशित पुस्तकें। ये भी पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकुन-बुला, और आंसर होता है 1500 एडी से पहले प्रकाशित पुस्तक कहलाती है इनकुन-बुला। तो जो अध्याय जी है आपका, इसमें क्या संबंधित है? 1500 एडी से पहले प्रकाशित पुस्तकें और नॉन बुक मटेरियल, अपुस्तकीय सामग्री के नियम भी इसमें दिए गए हैं। इनकुन-बुला और अपुस्तकीय सामग्री या नॉन बुक मटेरियल। इनकुन-बुला को हिंदी में ऐसे लिखेंगे, उनकुन-बुला। इसकी कोई हिंदी है नहीं बाकी। नॉन बुक मटेरियल के नियम ये किस में दिए हैं? इनकुन-बुला और नॉन बुक मटेरियल के नियम किस में दिए हैं? अध्याय वी में। और डब्ल्यू क्या है बच्चों? एंड मैटर। डब्ल्यू क्या है? एंड मैटर। ये टोटल अध्याय मैंने आपको समझा दिए, एक बार फिर से नोट डाउन करिए। अध्याय ए इंट्रोडक्शन या परिचय, अध्याय बी कैनन ऑफ कैटलॉगिंग या सूचीकरण के उपसूत्र, अध्याय सी नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स या आदर्शक सिद्धांत, अध्याय डी इवैल्यूएशन ऑफ कैटलॉग या सूची का मूल्यांकन, अध्याय ई रिकॉर्डिंग, अध्याय एफ टर्मिनोलॉजी या शब्दावली, अध्याय जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑथरशिप या नामों का उपकल्पन, अध्याय एच नेम ऑफ पर्सन। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑथरशिप अध्याय जी है, वो है लेखकीय द्वंद। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है द्वंद। अध्याय जी लेखकीय द्वंद। अध्याय एच नेम ऑफ पर्सन या व्यक्ति का नाम। अध्याय जे रेंडरिंग ऑफ नेम या नामों का उपकल्पन। अध्याय के क्लास इंडेक्स एंट्री। अध्याय एल क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। अध्याय एम सिंगल वॉल्यूम बुक एंड मल्टी वॉल्यूम बुक। पी पीरियोडिकल सेक्शन। क्यू यूनियन कैटलॉग ऑफ बुक्स यानी कि किताबों की संघ सूची। आर यूनियन कैटलॉग ऑफ पीरियोडिकल यानी कि सामयिक प्रकाशनों की संघ सूची। एस नेशनल बिब्लियोग्राफी या राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। टी इंडेक्सिंग पीरियोडिकल या अनुक्रमणीकरण पत्रिकाएं। यू एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल या सारकरण पत्रिकाएं। वी इनकुन-बुला या नॉन बुक मटेरियल। और डब्ल्यू एंड मैटर। चलिए बच्चों, ये मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगी। डीवी दशमलव संस्करण वर्गीकरण के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को किस नाम से जाना जाता है? आप सभी जानते हैं कि इसको जाना जाता है वेब ड्यूई के नाम से। इसको मैंने ओसीएलसी की वेबसाइट को विजिट किया और डीडीसी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को मैं आपको डिस्कस करके बता देती हूँ कि डीडीसी से संबंधित और कौन-कौन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, डीडीसी का सबसे पहला प्रश्न, डीडीसी के प्रथम 3
वॉल्यूम को किसने एडिटिंग किया? तो वो मेलविल ड्यूई ने। पहला प्रश्न, मेलविल ड्यूई ने डीडीसी को कितनी बार संपादित किया है? 3 बार। दूसरा प्रश्न, सबसे ज्यादा डीडीसी को संपादित करने का या एडिटिंग करने का श्रेय किसको है? ईमेज सम्योर को। कितनी बार ईमेज सम्योर ने की है? 7 बार। ये क्वेश्चन आपको सभी मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। जब डीडीसी बनी थी तो इसका प्रकाशन किसने किया था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। 15वें संस्करण के बाद इसका प्रकाशन किसने शुरू कर दिया? फॉरेस्ट प्रेस ने। फॉरेस्ट प्रेस ने इसका प्रकाशन शुरू कर दिया 15वें संस्करण के बाद। 1988 में फॉरेस्ट प्रेस को किसने एक्वायर कर लिया या किसका भाग बन गई फॉरेस्ट प्रेस? ओसीएलसी का। तो आपका क्वेश्चन ये पूछा भी गया था कि ओसीएलसी कब से डीडीसी की देखभाल कर रही है? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भी अभी आपका, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद यानी कि अभी वर्तमान समय में सबसे पहले किसने प्रकाशित की? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, देन फॉरेस्ट प्रेस और देन ओसीएलसी। वर्तमान में कौन प्रकाशन कर रहा है इसका? ओसीएलसी। 1993 में इसका क्या आया था बच्चों? प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। 1993 में इसका प्रिंट वर्जन एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, यानी कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो आया वो कब आया? 1993 में, ठीक है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक। 1996 में आया डीवी फॉर विंडोज। ये मैंने ओसीएलसी की वेबसाइट से ही लिया है बच्चों, डीवी फॉर विंडोज। डीवी फॉर विंडोज 1996 में। और 2000 में क्या आई आपकी? वेब ड्यूई। ये आई आपकी वेब ड्यूई 2000 में, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। द्विदशमलव वर्गीकरण का 1988 से, ये केवीएस का या शायद एनवीएस का क्वेश्चन है। 1988 से एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे कि ओसीएलसी का जो है वो पूर्व नाम क्या था? ओसीएलसी का पूर्व नाम क्या था? ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। इसकी स्थापना कब की गई है? ओसीएलसी की स्थापना की गई है 1967 में। कहां पर की गई है? ओहियो में। तभी इसका नाम क्या बना था? ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर इसका पूर्व नाम था। ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर ओसीएलसी का क्या था? पूर्व नाम। ओसीएलसी का पूर्व नाम था, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में इसके संस्थापक कौन थे? फ्रेड किलगोर। इसके संस्थापक, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे, कौन थे? फ्रेड किलगोर, ठीक है। अब उसके बाद में अब ये 1971 से कब से सेवा दे रही है? ये 1971 से इसने ऑनलाइन सेवा देना प्रारंभ कर दिया। पहले ये थी ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर और फिर ऑनलाइन सेवा प्रारंभ कर दिया देना, तो ये क्या बन गई? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। पहले ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर और अब वर्तमान में क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। चलिए बच्चों, कोडेन किससे संबंधित है? धारावाहिक से। धारावाहिक के और दूसरे नाम क्या होते हैं? धारावाहिक के दूसरे नाम होते हैं पीरियोडिकल, ठीक है, सीरियल, सामयिक प्रकाशन, और एक अभी मैंने क्वेश्चन देखा बड़ा अजीब सा, जिसमें था कोडेन का संबंध है और उसमें लिखा था ग्रंथमाला। वैसे ग्रंथमाला तो किताबों की, जब हम किसी ग्रंथमाला के अंतर्गत, जैसे सीरियल्स क्या है, शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस क्या है? वो ग्रंथमाला ही है। रंगनाथन की सारी किताबों को आप सीरियल्स में देख सकते हो, सरलेस में। इसी प्रकार से लेकिन कोडेन का संबंध होता है, वो होता है धारावाहिक, जिसको हम सीरियल बोलते हैं, या सामयिक प्रकाशन से, जिनको हम पीरियोडिकल बोलते हैं बच्चों। और ये कोडन कितने करेक्टर का होता है? ये 6 करेक्टर का एक अल्फा न्यूमेरिक
बिब्लियोग्राफिक डेटा होता है। इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं? 6 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक बिब्लियोग्राफिक कोड, मतलब कि अल्फाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिक बिब्लियोग्राफिक कोड है ये। और 1 से 9 मतलब इसमें अल्फाबेट्स भी हैं और इंडो अरेबिक भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोक्ता शिक्षा के साथ अंतर परिवर्तनीय? उपयोक्ता शिक्षा का मतलब होता है यूजर एजुकेशन के साथ कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते? यूजर एजुकेशन के साथ हम शेयर नहीं कर सकते। यूजर्स के साथ कौन सी चीज ऐसी है जो हम शेयर नहीं कर सकते? लाइब्रेरी के प्रति अनुदेश है, बिल्कुल लाइब्रेरी के इंस्ट्रक्शन तो यूजर को ही देने के लिए बनाए हैं हमने। लाइब्रेरी अभिमुखीकरण, अभिमुखीकरण का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है नवागंतुक पाठक को पुस्तकालय की सेवाओं, पुस्तकालय के कार्यों, प्रणालियों, कर्मचारियों आदि की जानकारी प्रदान करना। तो ये तो हमें शेयर करना पड़ेगा। लाइब्रेरी के इंस्ट्रक्शन भी हम उसको देंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, ठीक है। ग्रंथपरक अनुदेश, इसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन। बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन भी हम उसको देंगे कि कौन कौन सी हमारे यहाँ किताबें हैं या कौन कौन सी बुक्स की सूची है। पुस्तकालय आचार शास्त्र, लाइब्रेरी की एथिक्स की जानकारी यूजर्स को नहीं दी जाएगी। दैट्स व्हाई आंसर इज डी। उपयोक्ता शिक्षा के साथ नहीं है, जिसका रिलेशन नहीं है, दैट इज पुस्तकालय आचार्य शास्त्र। बाकी तो सारे यूजर के लिए हमने बनाए हैं, लेकिन जो नीतियां हैं दैट इज नॉट रिलेटेड विद उपयोक्ता। राष्ट्रीय निक्षेपागार ई ज्ञान कोश का अनुपालन किया है इग्नू ने। ई ज्ञान कोश का अनुपालन किसने किया है बच्चों? इग्नू ने। अब ये ई ज्ञान कोश, जैसे आपको पता लगा ज्ञान का कोश है, कोई ज्ञान का भंडार है, समुद्र है, इसको किसने अनुपालन किया? इसको किसने बनाया है? इग्नू ने। अब इग्नू की स्थापना, इग्नू से रिलेटेड अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है तो इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, ठीक है, दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है बच्चों, इग्नू। अब इसको संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है और इसने इग्नू ने ई ज्ञान कोश की शुरुआत कब की है? 2005 से। क्या है ये ई ज्ञान कोश? ये डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए एक रिपोजिटरी है। निक्षेपागार का मतलब होता है रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मतलब एक भंडार है, समुद्र है ज्ञान का, एक कथा, मतलब मान लीजिए ज्ञान का एक भंडार है, दैट इज रिपोजिटरी। तो ये 2005 में इग्नू ने ई ज्ञान कोश को अनुपालन किया या शुरुआत किया। 7 फेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी को बनाया क्रिस्टाइन सुसान ब्रूस ने, ठीक है। इसका संबंध भी किससे है? सूचना साक्षरता से। ये क्या है? ये है सूचना साक्षरता का एक मॉडल। 7 फेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल है। इसको 1997 में क्रिस्टाइन सुसान ब्रूस ने इसका बनाया है और इसको सूचना साक्षरता का ये एक मॉडल है जो कि सूचना साक्षरता के अनुभव और व्यवहार के विकल्प के रूप में एक मॉडल प्रस्तावित करता है। सूचना साक्षरता के अनुभव, क्या सूचना साक्षरता का अनुभव है और व्यवहार, उसके विकल्प के रूप में ये क्या है? सूचना साक्षरता का एक मॉडल, जिसको किसने बनाया है? क्रिस्टाइन सुसान ब्रूस ने। कब बनाया? 1997 में। ये क्या है? इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल। चलिए बच्चों, आवश्यकता सिद्धांत, ये आवश्यकता सिद्धांत तो बता रही हूं मैं आपको, इसके साथ साथ बहुत सारे हैं। थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, डगलस मैकग्रेगर ने जब बनाई है। या मोटिवेशन थ्योरी का निर्माण किसने किया, ठीक है। या नेतृत्व की थ्योरी का संबंध किससे है? नेतृत्व का सिद्धांत किसने बनाया? रॉबर्ट हाउस। तो ये सारे सिद्धांत आपको जितने भी हैं
नेतृत्व का है, आवश्यकता का है या आपका थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई है। ठीक है, ये सभी आपको करके जाने बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है। आवश्यकता सिद्धांत जो है ये बनाया है अब्राहम मैस्लो ने। किसने बनाया ये सिद्धांत बनाया है अब्राहम मैस्लो ने। ये थ्योरी ऑफ नीड थ्योरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आवश्यकता सिद्धांत अगर आपको कहें नीड थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया तो अब्राहम मैस्लो ने किया है। कब बनाया इन्होंने? 1943 में, 1943 में ये बनाई थ्योरी। अब ये क्या है? 1993 में मैस्लो ने मानव व्यवहार का अतिशय पत्र, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका हेडिंग था मानव व्यवहार का अतिशय पत्र। मानव व्यवहार का अतिशय पत्र, ये कब लिखा उन्होंने? अतिशय पत्र लिखा उन्होंने 1943 में। ठीक है बच्चों, जिसमें उन्होंने क्या कहा? प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं संतुष्ट होना आवश्यक है, तभी वह प्रेरणा के अगले स्तर पर पहुंच सकेगा। यानी इसमें उन्होंने किन दो इंपॉर्टेंट चीजों की को डिस्कस किया है? उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को जब संतुष्ट होगा तभी वो प्रेरित होगा या प्रेरणा के अगले स्तर तक पहुंचेगा। तो संतुष्ट होना व्यक्ति ही प्रेरणा या प्रेरित हो सकता है, इसकी बात की उन्होंने मास्लो ने। और ये किससे संबंधित है आवश्यकता सिद्धांत? ये है मैनेजमेंट थ्योरी। मैनेजमेंट थ्योरी या ये है प्रबंध का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति की काल सूची में प्रतीक एल है 1700 से 1799। ये आप मेरा टाइम आइसोलेट का वीडियो देखिएगा। 1700 से 1799 क्या है? एल। ठीक है बच्चों, अब 1700 से 1799 है एल। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, एक तो आपको मैं बता दूं टाइम आइसोलेट पेज नंबर 2.7 पे दिया गया है कोलन का। जब 1.1 से लेके 1.124 का जहां खत्म होगा वहां पे शुरू होता है 2.1 और 2.1 में से आप 2.7 पे जाएंगे तो आपको मिलेगा टाइम आइसोलेट। टाइम आइसोलेट की टेबल याद करके जाना बच्चों, इसके क्वेश्चन आते हैं। आपका अभी आरपीएससी में भी आया वो गलत हो गया तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा मेरा टाइम आइसोलेट का, यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देख लीजिए। तो 1700 से 1799 है एल, ये क्या है के, ये क्या है जे, ये क्या है आई। 1400 से 1499 आई, 1500 से 1599 जे, 1600 से 1699 के, 1700 से 1799 एल, 1800 से 1899 एम, 1900 से 1999 एन और 2000 से 2099 ओ नहीं है टी। ओ को छोड़ दिया उन्होंने, ओ जीरो के जैसे दिखता है इसलिए ओ को नहीं किया, टी। अब इससे पहले के भी आपको देखने हैं, ये शुरू हो गया है ईसा से भी 9999 के साल को बोला है ए, और लास्ट उन्होंने दिया है 3100 से 3199 तक का समय। पेज नंबर 2.7 में जाके टेबल जरूर याद करिएगा बच्चों। टेबल टाइम आइसोलेट से क्वेश्चन आते हैं, जो मेरे को यहाँ दिख रहा था वो मैंने बता दिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये बता नहीं सकती हूँ मैं, इसी क्वेश्चन में सारी टेबल को आपको याद करनी ही होगी। सहायक भंडारण माध्यम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने की प्रक्रिया कहलाती है इंस्टॉलेशन, प्रतिस्थापन, या इसको हम बोलेंगे इंस्टॉलेशन। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ, जब भी कभी आप कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हो, जब भी किसी डॉक्यूमेंट को आप सेव करते हो तो क्या करते हो? सेव करने के लिए हम उसको करते हैं डाउनलोड। सेव करने के लिए हम क्या करते हैं? डाउनलोड। ठीक है, लेकिन यदि आप उसको अपनी ड्राइव में गूगल ड्राइव में सेव करते हो तो क्या करते हो? गूगल ड्राइव में उसको अपलोड, अपनी फोटोग्राफ्स है कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसको हम गूगल ड्राइव में अपलोड करते हैं। ठीक है, लेकिन जब कभी भी हम किसी डॉक्यूमेंट को सर्वर पर सेव करते हैं तो उसको अपलोड करते हैं, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर ट्रांसफर करने के लिए, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको इंस्टॉल करते हैं या इंस्टॉलेशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन फॉर्गिंग मॉडल। देखो फिर से इंफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन आ गया। इंफॉर्मेशन फॉर्गिंग मॉडल को किसने बनाया है?
ये क्या है? इसको बनाया है, सबसे पहले बता दूं, स्टुअर्ट कार्ड, E.H. चाय तथा पीटर पिरोली ने। ये क्या है? ये एक मानव गतिविधि है जो जीव विज्ञान के, ये किस पर सिद्धांत पर आधारित है? जीव विज्ञान के फॉर्गिंग मॉडल पर आधारित है, इसीलिए इसको इंफॉर्मेशन फॉर्गिंग मॉडल का नाम दिया है। जीव यानी बायोलॉजी के फॉर्गिंग मॉडल पर आधारित है, जिसको बनाया है स्टुअर्ट कार्ड, E.H. चाई तथा पीटर पिरोली ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ILA सदस्य है इफ्ला और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन का। ठीक है, ILA की स्थापना कब हुई है? ILA की स्थापना की डेट मानी जाती है 12, 13, 14, 3 दिन सम्मेलन हुआ था, 13 सितंबर को एक्चुअल में स्थापना हुई। 13 सितंबर 1935 को कलकत्ता के रॉयल एशियाटिक हॉल में और ILA की, ठीक है, स्थापना की गई थी। और किस में की गई थी? सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, ठीक है, 1860 के तहत, ये एक्ट के तहत आपकी ILA की स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं कि ILA की स्थापना में, ILA किसका सदस्य है? ILA इफ्ला का सदस्य है और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन। इफ्ला की स्थापना कब हुई है आपकी? इफ्ला की स्थापना हुई हमारी 30 सितंबर 1927 को। नीदरलैंड की राजधानी हेग में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया। भारत 1957 से इफ्ला का सदस्य है। और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन, इसको राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन को हम क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, या इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कोमला। इसका आप मेघराज सर का वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से, बहुत छोटे-छोटे वीडियो हैं मेघराज सर के, और लेकिन बहुत ही क्वालिटी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी। अगर आप देखेंगे तो, आप एग्जाम से पहले देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है बच्चों। ये 1972 में, यानी कि 21 नवंबर 1972 को स्थापना हुई थी आपकी कोमला की। कोमला की स्थापना हुई 21 नवंबर 1972 को किंगस्टन जमैका में। ये छोटी-छोटी सी 5 से 10-10 मिनट के उनके वीडियो हैं, बट दे आर रियली वेरी इंफॉर्मेटिव। किंगस्टन जमैका में उन्होंने की थी। ठीक है, अब ये इसका सदस्य जब बना है तब से ही है। ILA राष्ट्रमंडल पुस्तकालय या कोमला का सदस्य तब से ही है जब से ये बना है। तो किसका सदस्य है वर्तमान में? इफ्ला और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संघ, दो संघों का ये, बाकी जो दिख रहे हैं आपको इनका सदस्य नहीं है। चलिए बच्चों नेक्स्ट है, आस्की में A दर्शाता है 65 को। अब आस्की से रिलेटेड और कौन-कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं? ये आस्की है, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है बच्चों, अब इसमें कुल कितने करैक्टर होते हैं? 256। आस्की में कुल कितने करैक्टर हैं? 256। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। प्रत्येक आस्की में कितने आस्की कोड, जो प्रत्येक आस्की कोड है वो 8 बाइट का होता है। प्रत्येक आस्की कोड 8 बाइट का होता है। कुल 256 इसमें कोड हैं। ठीक है, मानक आस्की कोड, अगर हम 256 को बताएं तो ये दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। मानक आस्की या स्टैंडर्ड आस्की कोड, स्टैंडर्ड आस्की कोड है 0 से लेकर और 127 तक। और एक्सटेंडेड आस्की कोड, जिसको हम बोलते हैं परिवर्धित, एक्सटेंडेड आस्की कोड है वो है 128 से लेकर और 256 करैक्टर तक। इस तरीके से इसको बांटा गया है, स्टैंडर्ड आस्की कोड एंड एक्सटेंडेड या परिवर्धित आस्की कोड। एक हिंदी में लिख दिया, एक इंग्लिश में, दोनों नाराज नहीं होना बच्चों, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, बुलेटिन से बोर्ड सेवा से आप क्या समझते हैं? बुलेटिन बोर्ड सेवा, इसका एक बड़ा मेल बॉक्स है, बिल्कुल है। ईमेल प्रणाली से मिलती जुलती है, बिल्कुल।
ये कम्युनिकेशन की प्रणाली है या संचार प्रणाली है? बिल्कुल। तो आंसर क्या हो गया आपका? सभी विकल्प। क्या हो गया बच्चों आंसर? आंसर हो गया हमारा ऑल ऑफ द अबव। जो बुलेटिन बोर्ड सेवा है, इसका प्रारंभ किया गया है 16 फरवरी 1978 से। इसका प्रारंभ किया है 16 फरवरी 1978 से। किसने किया इसका प्रारंभ? ये कंप्यूटर सर्वर सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को टर्मिनल प्रोग्राम का उपयोग सिस्टम्स करके और सिस्टम से कनेक्ट करती है। ये बुलेटिन बोर्ड सेवा है, ये उपयोगकर्ताओं को टर्मिनल प्रोग्राम का उपयोग कर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए प्रदान की गई सेवा है। चलिए बच्चों, इनमें से क्या पक्ष अनुक्रम? पक्ष अनुक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं फैसेट सीक्वेंस का सिद्धांत नहीं है। तो फैसेट सीक्वेंस के कुल कितने सिद्धांत होते हैं बच्चों? इसके सिद्धांत हैं कुल पक्ष अनुक्रम के 4 सिद्धांत हैं। पहला है गाय बछड़ा, या इसको हम बोलते हैं काउ काफ प्रिंसिपल। दूसरा है पूर्ण अंग, या इसको हम बोलते हैं होल ऑर्गन प्रिंसिपल। तीसरा है फिर बाद में, ये नहीं है सिद्धांत। आंसर है इसका फिर बाद में, यानी कि इसका आंसर जो है दैट इज सी। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है, ये भी सिद्धांत है। इसको बोलते हैं वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। चौथा सिद्धांत है वो होता है एक्टर एक्शन एक्टेंड टूल प्रिंसिपल। देखो बच्चों, जब काउ होगी तो ही काफ होगा, जब होल होगा तो ही उसका ऑर्गन होगा या उसका कोई अंग होगा, जब दीवार होगी तो ही आप पिक्चर बनाएंगे, जब एक्टर होगा तो ही एक्शन होगा, और एक्टेंड या टूल उसके बाद ही होंगे। तो ये कहते हैं ये पक्ष अनुक्रम के फैसेट सीक्वेंस के सिद्धांत है। इनका संबंध है वर्गीकरण से, और वर्गीकरण में फैसेट सीक्वेंस के 4 सिद्धांत हैं काउ काल्फ, होल ऑर्गन, वॉल पिक्चर, AACT या एक्टर एक्शन एक्टेंड टूल प्रिंसिपल। तो ये इस प्रकार से कुल 4 सिद्धांत है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा फिर बाद में सिद्धांत। इसका आंसर है फिर बाद में सिद्धांत। गलती नहीं कर लेना, द आंसर है सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2002 में प्रकाशित AACR2R में पहला भाग, AACR2R में पहला भाग में है 13 अध्याय। अब मैं आपको बताऊं, ये 2002 में जो AACR2 प्रकाशित हुई है, इसके अंतर्गत कुल कितने भाग हैं? इसमें कुल भाग हैं 2 भाग। पहले भाग में कितने अध्याय हैं? 13। और दूसरे भाग में कितने अध्याय हैं बच्चों? दूसरे भाग में अध्याय हैं 6। दूसरे भाग में अध्याय की संख्या है 6। AACR1 कब आई थी? 1967 में। AACR2 कब आई थी? 1978 में। AACR2R 1988, फिर इसका रिवाइज 1998, फिर रिवाइज जो है AACR2R का ये 2002। 2005 में 3R आनी थी लेकिन वो नहीं आ पाई। ठीक है, तो AACR1 67 में, 278, 2R 88, रिवाइज 98 एंड 2002। ये इसके आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। 2R में कितने भाग हैं? 2। पहले भाग में कितने अध्याय हैं? 13। दूसरे में कितने हैं? 6 अध्याय। ठीक है बच्चों, ये आपका कंप्लीट। नेक्स्ट है विपणन की तकनीकें कौन कौन सी है? बाजार विश्लेषण, उपयोगिता विश्लेषण। विपणन की कुल 4 तकनीकें हैं दी हैं। बाजार विश्लेषण, उपयोगकर्ता विश्लेषण, 2 और लिखिए, 2 इसमें दिख रही है और 2 और नहीं है, नोट डाउन करिए। बाजार विश्लेषण, उपयोगकर्ता विश्लेषण, संगठनात्मक विश्लेषण, प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण। संगठनात्मक एंड प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण। तो आपकी 2 तो दिख रही है और 3 और 4 ये मैंने आपको बता दी। तो विपणन की कुल कितनी तकनीकें हैं? 4 हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? ए। आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? ए इज द राइट आंसर।
बाकी में कुछ ये नहीं है, चारों विपणन की तकनीकें तो मैंने आपको चारों बता दी हैं। चलिए नेक्स्ट है मार्क 21। बच्चों मार्क 21 से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत। एक एग्जाम में तो मार्क 21 3 बार आया। इसका मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, मार्क 21 आप देख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन दिख रहा है मैं आपको समझा देती हूँ। डीडीसी की जो संख्या है वो है आपकी 082। द आंसर इज ए। ठीक है, अब हम आते हैं 080 किसके लिए है? 082 किसके लिए है? 082 फॉर डीडीसी। ठीक है, 080 किसके लिए है? यूडीसी। अगर आपसे पूछ लिया जाए यूडीसी। 084 किसके लिए है? अदर क्लासिफिकेशन स्कीम। अदर क्लासिफिकेशन स्कीम। 050 किसके लिए बच्चों? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। चारों का मैंने बता दिया। देखो इसके अलावा नहीं है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के लिए 050, 82 है डीडीसी के लिए, 80 है यूडीसी के लिए। और अगर मान लो सीसी पूछ लिया तो आप क्या लिखोगे? 084। ठीक है, ये है आंसर। अदर के लिए 084 है। मार्क 21 से संबंधित 100 से लेके 900 जो है 1XS 2XS 3XX वो मैंने आपको बताया है। आप जरूर देखिए कम्युनिटी पोस्ट को, वहां पर दिया गया है। 4 बिट के संयोजन को कहते हैं नेबल। 4 बिट का संयोजन क्या कहलाता है बच्चों? नेबल। ठीक है, बिट क्या है? बिट है 0 एंड 1। ठीक है, 0 एंड 1, ये कुछ नहीं है। 4 बिट का संयोजन क्या कहलाएगा? नेबल। बाइट है 8 बिट का। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में केबी में क्या होता है? केबी है 1024 बाइट। फिर उसके बाद केबी के बाद एमबी। एमबी है 1024 केबी। एमबी के बाद आपका जीबी। जीबी के बाद अब जीबी में ये आ जाएगा 1024 MB। ऐसे एक एक ऊपर करते जाना आप। जीबी के बाद टेराबाइट। टेराबाइट के बाद क्या आता है? पीटाबाइट। PETA पीटाबाइट। पीटाबाइट के बाद क्या है बच्चों? एक्साबाइट। EXA। एक्साबाइट के बाद जीटाबाइट। ZETTA। जीटाबाइट के बाद योटाबाइट। लास्ट है YOTTA। योटा बाइट। ये है आपका सबसे पहले बिट, उसके बाद नेबल। पहले है बिट, उसके बाद नेबल, उसके बाद बाइट, देन केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट एंड योटाबाइट। ये मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे क्वेश्चन में समझा दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका बुक्स एंड प्रिंट का प्रकाशन कौन है? बुक्स एंड प्रिंट का प्रकाशन किया आर बॉकर ने। आर बॉकर कंपनी ने बुक्स एंड प्रिंट का प्रकाशन किया है। ठीक है, और ये कहां पर है? न्यू जर्सी में। बुक्स एंड प्रिंट ये आर बॉकर कंपनी कहां स्थित है? न्यू जर्सी यूएसए। न्यू जर्सी यूएसए में है ये कंपनी। ठीक है, और ये कब से प्रकाशित करी है इसको? 1948 से। बुक्स एंड प्रिंट आर बॉकर न्यू जर्सी अमेरिका स्थित कंपनी है जो 1948 से इसका प्रकाशन कर रही है। शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रलेख हमेशा प्राथमिक होते हैं, क्योंकि रिसर्च आर्टिकल को कॉपी करके आपने लिखा तो वो द्वितीयक। प्राथमिक शोध जब सूचना पहली बार होती है तो वो प्राथमिक, जब उसको संगठित, सुव्यवस्थित, थोड़ा सा संक्षिप्त करके प्रस्तुत करते हैं तो वो हो जाते हैं माध्यमिक शोध। और माध्यमिक स्रोतों से जब सूचना खोजने का तो वो हो जाते हैं तृतीयक शोध। और संदर्भ शोध वो होते हैं जिनको शुरू से लेकर अंत तक पूरा नहीं पढ़ा जाता, किसी विशिष्ट सूचना के लिए देखा जाता है, जैसे एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी आदि। तो आंसर है आपका शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रलेख हमेशा प्राथमिक। इनमें से किसने पुस्तकालय चुनने का सिद्धांत तैयार किया है? ये मैंने आपको बताया है, ड्यूरे का सिद्धांत है। बिल्कुल, उपयुक्त पाठक को उपयुक्त समय पर उपयुक्त पुस्तक। डेवी का है अधिकतम व्यक्तियों को न्यूनतम व्यय पर। सर्वोत्तम मैकाल्विन का मांग पूर्ति का। पुस्तकें स्वयं में कुछ भी नहीं है जब तक कि उनको मांग के द्वारा उपयोगी या उपादेय बना नहीं दिया जाए। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। एक व्यक्ति का रह गया है, एक व्यक्ति ने और भी पुस्तक चुनने का सिद्धांत दिया और वो है SR रंगनाथन
और ऐसा रंगनाथन ने अपने 5 लॉज में फर्स्ट 3 लॉ को बुक सिलेक्शन के लिए काम में लिया था। फर्स्ट 3 लॉ। नेक्स्ट है बच्चों, संचार उपग्रह में इनमें से किस चीज का इस्तेमाल संकेतों के परिवर्धन और पुनः संचरण के लिए? बहुत ही शुद्ध हिंदी है बच्चों। तो चलिए इसका आंसर है 37 का आंसर है ए, प्रेषाग्राही या सेंडर। ठीक है, इसमें प्रेषाग्राही का यूज संकेतों के परिवर्धन और पुनः संचरण के लिए एक संचारक के रूप में, एक सेंडर के रूप में किया जाता है। दैट्स व्हाई द आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, उपयोगकर्ता और दस्तावेजों के साथ पुस्तकालय की त्रिमूर्ति। सबसे पहली बात प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ये त्रिमूर्ति की अवधारणा किसने दी है? ये त्रिमूर्ति की जो अवधारणा है ये दी है रंगनाथन ने। पुस्तकालय को त्रिमूर्ति किसने कहा है? किसने कहा है? रंगनाथन ने। अब त्रिमूर्ति किस किस की है? पुस्तक, पाठक और तीसरी चीज क्या है? कर्मचारी। यहाँ क्या कह रहे हैं? उपयोगकर्ताओं, उपयोगकर्ता क्या हो गए? पाठक। दस्तावेजों, दस्तावेज क्या हो गए? पुस्तक के साथ त्रिमूर्ति में तीसरा कौन है? कर्मी, क्योंकि यही तो रह रहे हैं हमारे कर्मचारी। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज कर्मी। पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं लिख देना बच्चों, पुस्तकालय अध्यक्ष तो लाइब्रेरी में खाली पुस्तकालय अध्यक्ष ही थोड़ी होता है। रंगनाथन ने कहा है लाइब्रेरी इज अ ट्रिनिटी ऑफ, लाइब्रेरी इज अ ट्रिनिटी ऑफ बुक रीडर एंड लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स या कर्मचारी। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज कर्मी, या आंसर होगा आपका इसका बी। ठीक है, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को अपने आवश्यक काम करने में मदद करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है बच्चों। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर पे आधारित मुख्य कार्यों को करने के लिए बनाया गया है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या फोटोशॉप आदि का उपयोग करना है तो हमें किसका यूज करना पड़ता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। दैट्स व्हाई आंसर इज ए। सूचना साक्षरता में, सूचना साक्षरता यानी मान लीजिए साक्षरता, साक्षरता होता है लोगों को पढ़ाना। अब सूचना साक्षरता क्या है? लोगों को सूचना पढ़ाना। तो सूचना पढ़ाने में क्या करोगे आप? सूचना का मूल्यांकन करना सिखाओगे, विश्लेषण करना सिखाओगे, खोजना सिखाओगे। सूचना भेजना कोई सूचना पढ़ाना थोड़ी है बच्चों। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज बी। सूचना साक्षरता में क्या शामिल नहीं है? सूचना भेजना शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम का मतलब यहाँ ये किसकी बात कर रहे हैं? थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यूज कर लिया है। अपूर्ण विराम यानी सीसी। छठा संस्करण कब आया? 1960। पहला आया 33, दूसरा आया 39, तीसरा आया 50, चौथा आया 52, पांचवा आया 57, छठा आया 60, 6 रीप्रिंट आया जिसको हम पढ़ते हैं। 6th रीप्रिंट आया 1963 और 7th आया 1987 में। ठीक है बच्चों, तो आपका अपूर्ण विराम से संबंधित ये कब आया? 1960 और आंसर है आपका सी। चलिए नेक्स्ट है टीक्यूएम को पुस्तकालय और सूचना केंद्रों पर किस तरीके से ISO 9000 लागू करके? आंसर है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टीक्यूएम का फुल फॉर्म क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। किससे संबंधित हो गई? प्रबंध की आधुनिक तकनीक है। दिस इज अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट, जिसको कि प्रबंध की जो आधुनिक तकनीक है टीक्यूएम, इसको ISO 9000 लागू करके आप नियोजित कर सकते हो। इसका निर्माण यूएसए की नेवल एयर सिस्टम कमांड कंपनी के द्वारा 1985 में यूएसए की नेवल या नेवी कंपनी, नेवल एयर, पूरा नाम है नेवल एयर सिस्टम कमांड कंपनी के द्वारा इसमें इसका निर्माण किया गया। इसके 5 स्तर है, लिखिए पांचों स्तर में। टीक्यूएम के 5 स्तर में क्या क्या है? पहला स्तर है उत्पाद, दूसरा स्तर है उत्पाद के बाद
आपका नेक्स्ट स्तर है नेतृत्व, तीसरा स्तर है संगठन। क्या है बच्चों? तीसरा स्तर है संगठन। ठीक है, संगठन के बाद चौथा प्रक्रिया और पांचवा प्रतिबद्धता। चौथा है प्रक्रिया एंड फिफ्थ वन इज प्रतिबद्धता। अगर आपसे पूछा जाए TQM के 5 स्तर क्या हैं, तो हैं उत्पाद, नेतृत्व, संगठन, प्रक्रिया तथा प्रतिबद्धता। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है? मैकफे इज अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से वायरस और मैलवेयर का पता लगा के उनको रिमूव करता है। कुछ प्रचलित एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर हैं वो हैं क्विक हील, ये भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नॉर्टन और मैकफी। K7 ये भी आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 पे आ गए हैं हम। इनमें से क्या विशेष पुस्तकालयों में एक संकलन नहीं है? यानी कि लाइब्रेरी में, स्पेशल लाइब्रेरी में कौन सी चीज है जो हम नहीं रखते हैं? यात्रा सूची, हास्य पुस्तकें और ये सब लाइब्रेरी में नहीं आती। देखो, संगठन के भीतर हुई सूचना, कोई मान लीजिए रिसर्च हुई है, रिसर्च रिपोर्ट है, दस्तावेज है, समाचार, ये तो जरूर होते हैं स्पेशल लाइब्रेरी में। पुस्तक और पत्रिकाओं की रिपोर्ट आदि बिल्कुल ये भी होती है। पत्रिकाएं तो जो स्पेशल लाइब्रेरी का मेन पार्ट होता है वो ज्यादातर पत्रिकाएं होती है। बाहरी सूचना, स्पेशल लाइब्रेरी तो बाहर से भी सूचना को एकत्रित करती है क्योंकि रिसर्च वगैरह के लिए जरूरी होती है, बट इसमें यात्रा सूची, हास्य पुस्तकें, कला जीवनी की पुस्तकें ये नहीं होती। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये किस लाइब्रेरी में होती है, तो वो होती है पब्लिक लाइब्रेरी में। ये जो डी आपको ऑप्शन दिख रहा है, अगर ये पूछ लिया जाए कि ये किस लाइब्रेरी में संकलन होता है, तो पब्लिक लाइब्रेरी। सूचना के प्राथमिक स्रोत हस्तलिखित लेख। बच्चों, हस्तलिखित लेख होते हैं हैंड रिटन आर्टिकल। क्या है बच्चों? ये हैंड रिटन। जो हैंड रिटन है वो हमेशा कोई कॉपी करके थोड़ी लिखेगा। कोई अपनी डायरी लिख रहा है, कविता लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, कुछ ने अपनी बायोग्राफी लिखी तो वो कॉपी करके तो थोड़ी नहीं लिखेगा। तो वो आंसर क्या है? हस्तलिखित लेख प्राथमिक। ग्रंथपरक शब्दकोश यानी कि बिब्लियोग्राफी, डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया ये हमेशा सूचना के सेकेंडरी सोर्स होंगे। अब इसमें गलती आप क्या कर देते हो? एक तो है हस्तलिखित लेख और दूसरा है हैंडबुक। हैंडबुक, अब आप कहते हो हस्तलिखित ग्रंथ, इसको बोलते हैं हस्त पुस्तिका। हस्त पुस्तिका एक हाथ की हथेली के बराबर पॉकेट डिक्शनरी की जैसी एक छोटी सी पुस्तिका होती है जिसमें किसी विषय की छोटी छोटी सूचनाएं, जैसे लाइब्रेरी साइंस की हैंडबुक होगी तो वर्गीकरण क्या है, सूचीकरण क्या है, मैनेजमेंट क्या है, रेफरेंस सर्विस क्या है, बताएगा। ये हमेशा हैंडबुक सेकेंडरी सोर्स होती है। हस्तलिखित ग्रंथ या हैंड रिटन होंगे प्राइमरी, गलती नहीं करना बच्चों, और हस्त पुस्तिका होती है सेकेंडरी। चलिए, संदर्भ सेवा की अवधारणा, इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। यूएसए के सैमुअल स्वेट ग्रीन ने, ये आपके 2019 दिसंबर RSSB में आया है। सैमुअल स्वेट ग्रीन ने इसकी अवधारणा दी है। उस जो मैंने RSSB का आपको कराया सोल्यूशन, उसमें समझाया भी है इसको। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल किसका उदाहरण है? इंडिया ए रेफरेंस एनुअल है, ये एक वार्षिक ग्रंथ, एक वार्षिकी, क्योंकि ये वार्षिक रूप में प्रकाशित होती है। इसका प्रकाशन कब से हो रहा है? इसका प्रकाशन हो रहा है 1953 से। और कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसका, या भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसका प्रकाशन किया जा रहा है 1953 से। और ये वार्षिकी है, दिल्ली से प्रकाशित होती है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48 पे हम आ गए हैं। पुस्तकालय में प्रलेखों के नवीनतम संग्रह को प्रदर्शित करना। SDI क्या होती है बच्चों? सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि जितने भी लाइब्रेरी में प्रलेख आ रहे हैं, ना केवल हम उनकी सूची तैयार करें बल्कि पाठकों की भी सूची तैयार करें कि इन प्रलेखों का संबंध कौन से पाठक से है, कौन से रीडर से इसकी डिमांड हो सकती है। तो ये नवीनतम संग्रह को प्रदर्शित करना नहीं हुआ।
विपणन लाइब्रेरी में प्रयोग की जाने वाली एक नवीनतम अवधारणा है जो कि पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए की जाती है। संदर्भ एक व्यक्तिगत सेवा होती है, पाठक द्वारा पूछे गए व्यक्तिगत प्रश्नों का उत्तर। CAS का मतलब होता है जितने भी नए प्रलेख आ रहे हैं उनको, जितने भी लाइब्रेरी के पाठक हैं उन तक पहुंचाना। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज करंट अवेयरनेस सर्विस या CAS। नेक्स्ट है आपका एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का प्रकाशक कौन है? मार्शल डेकर। अब देखो बच्चों, मार्शल डेकर ने ये जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है 1968 से प्रकाशित हो रहा है, इसके प्रकाशक है मार्शल डेकर। अब आप क्या बोलते हो मैडम, आपने एक जगह तो एलन कैंट लिखा था, तो बच्चों कंफ्यूज ना हो, एलन कैंट है वो क्या है इसके ऑथर, एलन क्या है इसके ऑथर, और मार्शल डेकर कौन है, क्या है इसके प्रकाशक। ठीक है। क्वेश्चन 50, निम्न तत्वों में से किस तत्व को रेखांकित नहीं किया जाता है? ये एग्जाम का क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आंसर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर होगा फॉर डॉक्यूमेंट क्लास नंबर, ये डैश 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 है बीच में। फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटेलॉग अंडर द क्लास नंबर। ये किस में लिखा जाता है? ये लिखा जाता है क्लास इंडेक्स एंट्री में, CIE में जो डायरेक्टिंग एलिमेंट या निर्देशात्मक तत्व बोलते हैं इसको हम कभी अंडरलाइन करते हो क्या? कभी नहीं करते। इसको अंडरलाइन करते हैं, इसको करते हैं, इसको करते हैं, लेकिन इसको हम कभी नहीं करते। तो आंसर इज A। चलिए बच्चों, बहुत टाइम हो गया है, आज हम 50 क्वेश्चन ही करेंगे। आप क्वेश्चन की संख्या मत देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आगे मैं आपको, मैंने देख ही रहे हो आप आगे किए हुए हैं इसके क्वेश्चन, तो आगे के तैयार हैं, हमारी टीम ने तैयार किए हुए हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे करवाती रहूंगी। प्लीज आप कम से कम इतना तो करिए कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बच्चों। बस यही आपसे एक्सपेक्टेशन है, और बाकी आपको सिलेक्शन देने की जिम्मेदारी हमारी है। चलिए, ओके, गुड बाय एंड थैंक यू।